I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने मुगल एम्परर के जो थीम बनाई थी, जो टॉपिक्स लिए थे, वो थे आपके, उसमें हम कौन कौन से क्लियर कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं। हु वर मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल एम्परर, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स, मानसबदार्स एंड जागीरदार्स। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हमारा जब्त एंड जमींदार्स ये चल रहा है, जिसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपने हु वर मुगल्स में बहुत कुछ देखा था, उसके बाद मुगल मिलिट्री कैंपेन्स देखी थी आपने। उसके बाद हम लोग जब और आगे बढ़े थे तो आपने टर्बुलेंट पीरियड इन हिज लाइफ वो आपने देखा था, शाहजहां का। औरंगजेब को भी इसमें आप देख चुके थे। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन ये आपने देखा था। फिर मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स, कैसे थे इनके रिलेशंस, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके थे। इसके बाद हम लोग इसको पूरा आपके साथ डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ चुके थे, जिसमें आपने बहुत ही डिटेल के साथ में मानसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में पढ़ा था बच्चों। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मानसबदार्स कौन थे और जागीरदार्स क्या हुआ करते थे। ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी थी। इसके बाद हम लोग जब और आगे बढ़े थे इसी चैप्टर में, तो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो था आपका, वो था आपका 7th नंबर पर जब्त एंड जमींदार्स। ये हमारा चल रहा था। यहाँ हम आ चुके थे बच्चों। तो जब्त का मतलब होता था रेवेन्यू सिस्टम, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। अच्छा, जमींदार वो होता था जो इंटरमीडिएटर्स होता था, जो कि रेवेन्यू लेकर के पीजेंट से और फिर वो रूलर के पास पहुंचाता था, वो हमारा जमींदार का काम होता था। एम्पायर रेवेन्यू वाज रिक्वायर्ड, वो होता था एम्पायर जिसमें कि रेवेन्यू बनाया जाता था, रिक्वायर किया जाता था, लोगों से उसकी रिक्वायरमेंट की जाती थी कि वो उसको दें। मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल इन मुगल रूलर, जो बच्चों मुगलों का टाइम पीरियड था, मुगल रूलर्स का समय था, उसकी जो इनकम की जो अवेलेबिलिटी थी वो मोस्टली रेवेन्यू के द्वारा ही लिया जाता था। लोगों से जो टैक्स लिया जाता था, उससे जो मनी एकत्रित होता था, कलेक्ट होता था, उसी से वही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। ये आपने समझ लिया था। देयरफॉर ए टैक्स सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तभी जाकर के जब टैक्स लगाया गया तब उन्होंने टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आपने ये समझ लिया था। फिर अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर जो अकबर की कोर्ट में थे वो थे टोडरमल। ठीक है, टोडरमल आपने बच्चों नवरत्न का नाम सुना होगा। अकबर की कोर्ट के नवरत्न थे, वो तो बहुत फेमस थे और लगभग सभी को उनके नेम पता होते हैं। तो उन जो 9 रत्न थे उनमें से एक नाम था, वो था टोडरमल का। और उनके जो अकबर की कोर्ट में जो 9 रत्न थे, उन सभी में कोई ना कोई 9 रत्नों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वालिटीज ऐसी छिपी होती थी, ऐसी क्वालिटीज थी जिसको कि अकबर पहचानता था बहुत अच्छे से। तो अकबर ने अपने उन 9 रत्नों में से एक टोडरमल को चुना और उन्होंने उनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया। ठीक है, तो जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए तो इंट्रोड्यूस्ड ए रेवेन्यू सिस्टम, तब टोडरमल ने रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, उनको सामने लेकर के आए। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को दूसरों के सामने रखा। ठीक है, फिर जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कैरिड आउट ए केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, रेवेन्यू सिस्टम लगाने से पहले जो मुगल एम्परर थे, जैसे अकबर हैं, तो अकबर हुआ करते थे, तो इस समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था बच्चों, वो इतना अच्छा होता था, इतना केयरफुली किया जाता था, जिसकी वजह से एम्परर बहुत बड़ा विस्तार में बढ़ता चला गया। यही कारण था उसके सक्सेशन का। ठीक है, तो उन्होंने कोई भी जो उन्होंने टैक्स लगाना होता था तो उससे पहले वो उस जगह की क्रॉप के बारे में पता करते थे, क्योंकि जो
रेवेन्यू लगाया जाता था वो लैंड से रिलेटेड होता था। तो सबसे पहले वो ये पता करते थे कि जिस जगह पर रेवेन्यू लगाना है, ऐसा नहीं था कि वो सब जगह सेम रेट का ही रेवेन्यू लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। वो जगह के अकॉर्डिंग वहाँ की पहले पता करते थे जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो वो किस बेसिस पर उसको वो करते हैं, उनके पास पूरी सुविधाएं हैं या कितने बड़े फील्ड में उनको वो क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनसे टैक्स लिया जाता था। प्राइजेज उनके पता किए जाते थे और कल्टीवेटेड किस तरह से करते हैं, वो एरिया जो है कल्टीवेटेड, वो उसमें उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अगर उनको कम सुविधाएं मिलती हैं तो उनको टैक्स भी कम देना पड़ता था। अगर ज़्यादा उनके पास कल्टीवेशन होता है, तो अगर मान लीजिए 10 ईयर्स का पीरियड था उनके पास कल्टीवेशन का, तो उनसे रेवेन्यू ज़्यादा लिया जाता था। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो अकबर के समय में जो भी रेवेन्यू लिया जाता था वो न्याय के साथ लिया जाता था, दूसरों के साथ अन्याय ना हो वो इस तरीके से किया जाता था। और लोगों की जो उनका बैलेंस होता था उसको पता करने के बाद उसके अकॉर्डिंग फिर वो रेवेन्यू लिया करते थे। फिर देखिए बच्चों, इतना तो आपने समझ लिया। जब ये सब कुछ पता करने के बाद में फिर टोडरमल ने रेवेन्यू जो था वो उन्होंने सिस्टम तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोगों से रेवेन्यू लिया करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, ये जितने भी डाटा थे इसके बेसिस पर टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। जितना भी क्रॉप्स को वो हर क्रॉप्स के अलग अलग उसमें वो कैश में रुपीस को लिया करते थे। कहने का मतलब ये है। उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने जैप्ट सिस्टम बनाया, मतलब ये जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको उन्होंने आगे चलाया इस तरीके से। ये नहीं है कि उन्होंने दे मारा लोगों के ऊपर कि आपको ये इतना टैक्स देना ही देना है, चाहे कैसे भी दीजिए। 30% फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 30% आपको रेवेन्यू टैक्स देना है तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके लिए कितना भी उसमें बेनिफिट है या लॉस है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं था अकबर के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता था। अब देखिए, ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इन द रेवेन्यू सर्कल। अब आप मान के चलो जैसे कि ये मुगल एम्पायर है, ठीक है, इसमें इन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे ये रेवेन्यू ये इन्होंने जो थे प्रोविंस बना दिए, है ना। इन प्रोविंसेस में भी ये अलग अलग इन्होंने क्षेत्र बनाए हैं। अगर मान लीजिए कोई कम कल्टीवेशन करने वाला फार्मर है तो उसके लिए थोड़ी जगह है तो उससे वो टैक्स भी उतना ही लिया करते थे। इस तरह से उन्होंने प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, सर्किल के रूप में उन्होंने तैयार कर दिया था और उससे वो कलेक्ट करते थे टैक्स, ठीक है। फिर अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ो। हैविंग ए स्पेसिफिक शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, ठीक है। वो ऐसा नहीं था कि बस उन्होंने ऑर्डर कर दिया आपको इतना टैक्स देना है और बस दे दीजिए। वो इंडिविजुअली पहले क्रॉप्स को देखते थे कि लोग किस तरह से उसको क्रॉप्स को उगा रहे हैं, किस तरह से उसको वो एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उनका शेड्यूल बनाते थे, स्पेसिफिक शेड्यूल बना देते थे, जिससे कि रेवेन्यू रेट जो था उनके आसानी से वो दे सकें। ये उनका जैप्ट सिस्टम कहलाता था, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्या हुआ था इस समय में। कैरिड आउट इन एरियाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल, और वो सारी चीजें करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो मुगलों का था उस समय में वो ऐसा था कि वो एरिया को कवर कर सकें। जो एरिया उनके अंतर्गत आता था वो उसमें उनको वो अच्छे से संभाल सकें, उसको कैरी कर सकें, तब जाकर के वो उस सिस्टम को आगे चलाते थे, ठीक है। फिर देखिए, दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। अब देखिए, कुछ प्रोविंस ऐसे थे जहां पर कि ये जो टैक्स था वो देना पॉसिबल नहीं था, जैसे कि गुजरात और बंगाल। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आप देखिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, निचला पार्ट इसका है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा, आपके दो जगह के बारे में इसमें बात की गई है, एक गुजरात है और दूसरा जो इसमें लिया गया था अभी आपका वो था बंगाल, ठीक है।
तो एक साइड में गुजरात है, दूसरी साइड में बंगाल है, और दोनों ही हमारे जो है फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर से टच होते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज के बॉर्डर से टच होने की वजह से वो कभी भी वहां से आक्रमण हो सकता है, या फिर उस पर उनका बॉर्डर है, बॉर्डर होने की वजह से ये इतना जो कर्ज होता था, जो टैक्स होता था, वो नहीं दे पाते थे। इसलिए इनके लिए जो दो क्षेत्र थे, यहाँ पर इनको टैक्स देना पॉसिबल नहीं हो पाता था, वो ऐसा नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो गुजरात में और बंगाल में ये प्रोविंस ऐसे थे जहां पर इस टैक्स को इजीली दे पाना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए उनको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि नहीं आपको देना ही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, वो उसके अकॉर्डिंग ले लिया करते थे जैसे वो इजीली उसको पे कर सकें। एनालाइज, फिर ऐसा एनालाइज किया गया, जब देखा गया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि जमींदार एंड देयर रोल दिस रेवेन्यू सिस्टम, जमींदार जो थे और उनका जो रोल था इस रेवेन्यू सिस्टम में, जमींदार एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। इस यहाँ पर जो जमींदार थे उनकी जो डीलिंग थी वो एक पावरफुल तरीके से काम किया करती थी, और वो जितने भी वहां पर जो पोस्ट थी उसमें उनको जो काम दिए जाते थे उनको जमींदार कहा जाता था, उन सभी को। ठीक है, अब देखिए, एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम इन द रिवेलियंस। अब क्या हुआ, जब जो जमींदार थे, ये जमींदार और आपके पीजेंट्रीज, मतलब जो कि फार्मर्स हुआ करते थे, फार्मर्स से ये जमींदार जो थे, ऐसा नहीं है हर समय में हर टाइम पीरियड में कहीं ना कोई गलतियां देखने के लिए मिली हैं, कमियां देखने के लिए मिली हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इस समय में जो कुछ जमींदार थे वो इतने ज्यादा लालची किस्म के हो गए थे कि इन्होंने पीजेंट्री से जो पैसा लेते थे वो उनसे ज्यादा लेने की कोशिश करते थे, और वो अपनी पावर उनको दिखाते थे, और फिर जो मुगल्स के पास जो पैसा पहुंचता था वो उनको देना ही देना पड़ता था। तो इसमें सफर करते थे जो नीचे के किसान होते थे, उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। तो कुछ समय तक ऐसा भी हुआ। वाई, क्यों? पीजेंट एंड जमींदार्स ऑफ सम कास्ट ग्रुप एलाइड इन रिबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। एक चीज और भी देखने को मिली कि जमींदार्स और पीजेंट्स जब एक कास्ट के निकल आते थे, क्योंकि उस समय में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, एक कास्ट के निकल आते थे या दोनों में बहुत अच्छी तालमेल होती थी, तो जो मुगल अथॉरिटी होती थी, मुगल अथॉरिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टैक्स लगाने लगे थे, तो उनको ये पसंद नहीं आता था, तो ये इनके खिलाफ रेबेलियन कर देते थे, इनके खिलाफ खड़े हो जाते थे मुगल एम्पायर के। चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। फिर इसके साथ साथ फिर मुगल एम्पायर को चला पाना, स्टेबल कर पाना, फिर दिक्कतें पैदा करता था, बहुत सारी इसमें मुश्किलें आती थी। अब देखिए आगे, अकबरनामा एंड, ये जो है हमारा टॉपिक आपका जो आप जमींदार जो चल रहा था वो यहाँ आकर खत्म हो गया। आपने इसमें ये भी देखा कि बहुत सी अच्छाइयां थी, लोगों को टैक्स इस तरीके से लेते थे जो हर कंडीशन में लोग दे सकें, बहुत ज्यादा जिसकी अच्छी कंडीशन है वो अच्छे तरीके से उनसे लिया जाता था, जो कम कंडीशन वाला है उससे कम लिया जाता था। इस तरह से ये आप जब्त और जमींदार में देख चुके। ठीक है, तो ये आपका था 7th। अब आप यहाँ देखिए, ये आ गया आपका 8th नंबर। ठीक है, ये है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। देखिए ये 8 नंबर है जी, ये है आपका अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ये भी बहुत मेन पॉइंट है आपका इस चैप्टर का, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ठीक है, अकबर के बारे में है ये, अकबर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ रेम। अकबर ने ऑर्डर किया था बेटा अबुल फजल को। अब आप पूछोगे अबुल फजल को ही क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि एक ये बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, ये भी मान के चलो, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अबुल फजल जो थे वो बहुत अच्छे फिलोसोफर थे। और जिस तरीके से आपने अभी इधर देखा था कि जो टोडरमल थे उनको उन्होंने बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, उन्होंने किसको लेकर आए थे वो अभी आप देखिए, इधर हम देखते हैं इसमें चैप्टर में। हाँ, ये आपने देखा था रेवेन्यू सिस्टम को लगाने के लिए उन्होंने टोडरमल को जो था अपॉइंट किया था,
और टैक्स सिस्टम इन्होंने बनाया था, जो कि नवरत्न में से एक हुआ करते थे, एक रत्न थे। इसी तरीके से ये अबुल फजल भी उनके 9 रत्न जो थे उनमें से एक पर्सन थे अबुल फजल। इन्होंने भी ये इनको उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो राज्य है, उसकी हिस्ट्री पूरी लिखो। और उसको, क्योंकि अकबर क्यों नहीं लिख सकते थे, खुद भी तो लिख सकते थे, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने ज्ञान हासिल नहीं कर पाया था, पढ़ लिख नहीं पाए थे। ज्ञान तो बहुत था इनको, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन ये लिख नहीं पाते थे। तो इन्होंने इनको ऑर्डर किया अबुल फजल को कि आप हिस्ट्री मेरी पूरी लिखो। तो फिर अबुल फजल ने ही ये क्वेश्चन है आपका कि हु वॉज द राइटर ऑफ आईने अकबरी, तो आप लिख सकते हो अबुल फजल वॉज द राइटर ऑफ आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ठीक है, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। आप अगर बुक से लेकर के चलोगे बच्चों तो आपको बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा ही मिलेगा, और अगर इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत कुछ इसमें नया भी मिलेगा। रोट अकबरनामा, ठीक है, उन्होंने फिर अकबरनामा लिखी। अब अकबरनामा लिखी तो अगर आप इसको केवल लेके चलोगे अकबरनामा लिखी आईने अकबरी, उन्होंने अबुल फजल ने, बात खत्म। लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार से ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉलेज आपको बढ़ेगी, आगे चल के आपके काम आएगी, है ना। इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। ए 3 वॉल्यूम ऑफ क्रॉनिकल ऑफ रेन ऑफ अकबर, अकबर के राज्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने इन 3 वॉल्यूम्स में बनाया है अबुल फजल ने। ऑफ दीज वॉल्यूम डील विद द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट टाइम पीरियड। उस समय के जो डिफरेंट अलग मैटर थे, सब्जेक्ट्स थे, जो औरों से अलग हटके थे और एक यादगार रूप में बन सकते थे। बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि उसमें लिखी जा सकती थी अकबरनामा में, आईने अकबरी में, तो वो अबुल फजल ने उसमें लिखी उस समय के टाइम पीरियड की। तो उनको देख लेते हैं क्या क्या लिखा था आखिर उन्होंने। तो नंबर 1 में उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम जो अकबर का उन्होंने जो इसका बनाया था उसमें लिखा था डील विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड चाइल्डहुड। उसमें उन्होंने उनके पूर्वजों के बारे में, जो अकबर के पूर्वज थे, और उनके बचपन के बारे में, चाइल्डहुड माने बचपन, उनके बचपन की बहुत सारी कहानियां, गाथाएं और अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में लिखा। वो था फर्स्ट वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंड वॉल्यूम उन्होंने जो लिखा था अकबरनामा, ये बात मैं अकबरनामा की कर रही हूँ। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी 2 की बात हो रही है, तो अभी मैं अकबरनामा की बात कर रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। तो अकबरनामा का फर्स्ट वॉल्यूम था, उसमें उसके बचपन के बारे में और उनके पूर्वजों के बारे में लिखा था। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा जो था उसमें रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीजन, फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड वॉल्यूम जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने वो चीजें लिखी थी जो अकबर के राज्य से रिलेटेड थी, और उनका जो बैटल हुआ था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। फिर देखिए थर्ड वॉल्यूम जो उन्होंने लिखा, 3 वॉल्यूम उन्होंने लिखे थे, थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, आईने अकबरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अकबर के बारे में नॉलेज है, बहुत सारी जानकारी जितना भी हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने दिया है, हिस्टोरियंस ने हम लोग को प्रोवाइड कराया है, वो मेनली आपको आईने अकबरी के द्वारा ही मिला है। ठीक है, अबुल फजल वॉज फिलोसोफर, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे ये। अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाई सलीम, और इनका आपको पता है शुरू से ही आप देख रहे हो मुगल एम्पायर में पिता पुत्र का दुश्मन है, पुत्र पिता का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। तो जो अबुल फजल थे ये बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे काम करते थे, और उन्होंने अकबर के बारे में भी बहुत सारे वॉल्यूम लिखे। तो ये सब कुछ देख करके जो सलीम था, जहांगीर था, उसको अच्छा नहीं लगता था उसको, क्योंकि आपको पता है इन लोगों का जो आपस का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ऐसी ही थी कि दोनों में आपस में नहीं बनती थी। तो उन्होंने अपने पिता का जो था मर्डर करवा दिया था इस तरीके से, किसने, जहांगीर ने। तो ये सब बात हो चुकी है पहले भी आपसे, और फिर बात करते हैं थोड़ी बच्चों आईने अकबरी के बारे में। ठीक है, आईने अकबरी में क्या कुछ लिखा हुआ है वो देखो। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बहुत सारी अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा है कि अकबर का प्रशासन बहुत अच्छा था, उससे ज्यादा अच्छा इंडियन हिस्ट्री में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आया है आज तक। ठीक है, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू,
जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है। अकबर का प्रशासन लिखा है उसमें, और हाउस होल्ड जितना भी है वो, आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू कैसा था, और जियोग्राफी किस तरीके की थी उसके एम्पायर की, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं आईने अकबरी में। सेकेंडली उसमें दिया है इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स, ये हमें बहुत सारा डिटेल प्रोवाइड कराता है अबाउट द ट्रेडिशंस, मतलब परंपराओं को, कल्चर, सभ्यताओं को ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। उस समय के लोग जो इंडिया में रहा करते थे वो किस तरीके से रहते थे, उनका क्या ट्रेडिशन होता था, क्या कल्चर होता था, ये भी डिटेल में प्रोवाइड कराया गया है हमें। फिर थर्ड पॉइंट में आप देखिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डिटेल्स। आप इसमें ये भी देखोगे, इसमें स्टैटिस्टिकल डिटेल्स भी बताए हैं अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एट क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यू, जो कि आप अभी उसमें सुन रहे थे, आप देख रहे थे। ज़ेप्ट्स और जमींदार्स में कोई भी रेवेन्यू सिस्टम बनाने से पहले उनकी ये सारी जानकारी लेना जरूरी होता था, फार्मर्स की, कृषि की, है ना। उसके बाद वो उनसे टैक्स लेते थे। तो ये सारी जो नॉलेज हमें मिली वो आईने अकबरी के थ्रू मिली। तो समझ गए ना, केवल आपने बुक में पढ़ लिया कि आप ये बुक इसने लिखी है, इसी से काम नहीं चलता, बल्कि आपको सारी नॉलेज मिलना भी जरूरी होता है। तो बच्चों कितना सारा हमें मैटर मिला, मुझे लगता है आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे ये सब कुछ सुन करके। अकबरनामा एंड आईने अकबरी, ठीक है, बस इतना बोल देने से काम नहीं चलता, थोड़ा सा डिटेल में लोगे तो बड़े हो जाओगे, तो सोचोगे कि हमने कितना अच्छा नॉलेज हमें मिला था जो आज हमारे काम आ रहा है। तब सोचोगे कि मैम ने वाकई में बहुत अच्छा नोट्स दिया था, अगर वो नहीं देती तो शायद ये चीजें ना आपको मिस हो जाती।